ग्रामीण भारत में अधिकतर लोगों की जीविका प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल और जमीन पर निर्भर है। लेकिन मौसम की मार, वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव से यह संसाधन या तो खराब हो जाते हैं या फिर पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाते। बिगड़ते संसाधनों का सबसे अधिक प्रभाव गरीबी पर पड़ता है। लोगों की आजीविका में विकार आता है और आय में कमी होती है। जल, जंगल और जमीन के सार्थक सुधार और प्रबंधन को INRM यानी इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। इस प्रक्रिया से किसी भी गांव के प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन इत्यादि में सुधार लाया जाता है। INRM में संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ उनका उपयोग इस तरह किया जाता है कि लोगों की जीविका में सुधार आए। जैसे सीपेज टैंक से जल संचयन के साथ खरीफ या राबी में अतिरिक्त सिंचाई, बेकार पड़ी पथरीली जमीन में फलदार बगीचा, ढलान वाले पैच में स्टैगर्ड ट्रेंच के जरिए बारिश के पानी को रोकना और पेड़ों के लिए नमी उत्पन्न करना। INRM ने संसाधनों को तकनीकी मिश्रण से जीविका योग्य बनाया। कुछ इस तरह लघु परियोजनाएं लागू की जाती हैं कि गांव में फसलों की उपज बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हों। ऐसा ही एक गांव है चुनाकोठी, जहां प्रदान संस्था पिछले 6 वर्षों से संसाधनों में सुधार कर रही है। कभी इस गांव में पानी की कमी के कारण सिर्फ एक ही फसल हो पाती थी। आज यहाँ तकरीबन 53 पोखर और तालाब हैं। पहले पोखर नहीं था, तो पोखर नहीं था इस गांव में, मतलब कि धान भगवान के भरोसे होता था और गेहूं देखने के लिए नहीं मिलता था। सिर्फ चिकना ही चिकना छीड़ देता था, हुआ तो हुआ, नहीं तो गया। तो यहाँ जैसे कि पोखर जो हुआ ना, तो पोखर पहले 5 पोखर हुआ, तो जब हुआ तो मेरा गांव का आदमी दीदी दादा बोलता था कि अरे ये तो पूरा ज़मीन बर्बाद कर दिया, तो क्या होगा, इतना तो ज़मीन बर्बाद कर दिया। तो फिर दूसरे वर्ष जब देखा, जब खेती हुआ, धान अच्छा से हो गया और गेहूँ भी अच्छा से हो गया, तो यहाँ का जो गाँव का जो दीदी दादा है, ये लोग बोला कि नहीं, अब हम लोग भी करेंगे। आज जो हरियाली और परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है उन गांव वासियों का जिन्होंने INRM प्लानिंग के जरिए इस गांव की काया पलट दी है, जिनसे लोग साल भर में 2 या 3 फसलें ले पाते हैं। अब उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हैं। पहले एकदम ये दूसरा के खेत में हम गेहूँ काटने जाते थे, तब तो मेरा बच्चा गेहूँ का रोटी खाते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। पोखर हुआ ना, तो हम लोग गेहूँ उपजा लेता है, और अभी जो है ना, साल भर रोटी हम लोग बच्चा बुतरू को खिलाते हैं। अच्छा से हम लोग खाते हैं पीते हैं, अच्छा से हम लोग साल भर का उपज नहीं होता था, आजकल साल भर का उपज होता है। अच्छा, इस तरह से हम लोग खाने नहीं, बाहर कमाने जाने पड़ता था। आजकल हम लोग घर में अपना खेती बाड़ी अच्छा से दादा दीदी मिल करके करते हैं और अच्छा से उपज करते हैं, अच्छा से खाते हैं।
एक्चुअली इस गांव में कुल मिला के आपका 53 मतलब 53 ऐसा पोखर बना है जो एक्चुअली रिचार्ज स्पीड के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो अलग अलग हिस्सों में आपका जैसे मीडियम अपलैंड में बना है, फिर मीडियम लो लैंड में बना है, लो लैंड में भी बना है और आपका जो टान लैंड में वहाँ पे 30-40 का पीट बना है। तो ये जो वाटर लेवल है पहले एक साल में पता नहीं चल रहा था। पहले एक साल में पानी हुआ जमा नहीं तो लोगों में लग रहा था कि ये सब गड्ढा बन गया क्या है, लेकिन 2 साल के बाद ये 5 साल होने के बाद अभी तो मतलब माने पानी सूखता नहीं है और वाटर लेवल मोटा मोटी 1 से 1.5 फीट तक वाटर लेवल बढ़ गई है। और आपका जहाँ तक ऊपर ज़मीन का बात है तो लगभग 9.5 हेक्टर ज़मीन में आम गाछ यहाँ पे लगा है। तो मैंगो प्लॉट लगा है तो एक तरह का सॉइल इरोशन कम हुआ है और उसमें जो है बहुत जगह में जहाँ पे आम गाछ नहीं लगा है ऐसा भी एरिया है तो उसमें लोग अभी अरहर पूरा खेती कर रहे हैं। INRM की जो आपका प्लानिंग, इस प्लानिंग में कुछ चीज़ जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला है कि इस प्लानिंग के दौरान और एक जो इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसमें लोगों का भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक तरह का पार्टिसिपेशन होता है वो भागीदारी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक वो भागीदारी नहीं रहेगा तो अलग अलग जगह में जो है अपनापन नहीं आता है। NRM प्लानिंग में 6 सबसे महत्वपूर्ण चरण हैं। 1. INRM प्लानिंग के बारे में जागरूकता और जानकारी। 2. सामाजिक मानचित्रण यानी सोशल मैपिंग। 3. संसाधन मानचित्रण यानी रिसोर्स मैपिंग। 4. क्षेत्र भ्रमण यानी ट्रांसेक्ट वॉक। 5. घरेलू सर्वेक्षण यानी हाउस होल्ड सर्वे। 6. गांव स्तरीय बैठक में कार्य प्राथमिकता और योजना समेकन यानी वर्क प्रायोरिटाइजेशन एंड प्लान कंसोलिडेशन मीटिंग। प्लानिंग प्रक्रिया के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता है। 1. गांव का नजरी या राजस्व नक्शे रेवेन्यू मैप की एक प्रति। 2. 5 चार्ट पेपर। 3. बिंदियों के 4 पत्ते। 4. विभिन्न रंगों के 4 मोटे स्केच पेन यानी मार्कर। 5. स्केच पेन का एक पैकेट। प्लानिंग प्रक्रिया के समय ध्यान योग्य बातें। 1. प्लानिंग प्रक्रिया की तय की गई तारीख के 3 से 4 दिन पहले ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों व महिला संगठन के प्रतिनिधियों को इस बैठक के बारे में सूचित करें। 2. बैठक एक शांत तथा छायादार स्थान पर होनी चाहिए। 3. प्लानिंग प्रक्रिया के समय टोला या गांव के अधिकतर लोग उपस्थित रहें। सुनिश्चित करें कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य, महिलाएं व गांव के अति गरीब परिवार के सदस्य इस प्रक्रिया में उपस्थित रहें। 4. बैठक में उपस्थित सदस्यों को इस प्रक्रिया के बारे में सूचित करें तथा बताएं कि इस प्रक्रिया में 3 दिन उपस्थिति जरूरी है। 5. प्लानिंग एक सहभागी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करते समय ध्यान रखें कि गांव के लोग व मुख्य रूप से महिलाएं व अति गरीब परिवार के सदस्य अपने विचार बिना किसी भय के रखें तथा चर्चा में भागीदार रहें। प्लानिंग के बारे में जागरूकता और जानकारी। इस चरण में सबसे पहले गांव में फिल्म या फिर किसी दूसरे माध्यम से INRM के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। फिर गांव वासियों को INRM प्लानिंग का उद्देश्य और प्लानिंग में होने वाली मुख्य प्रक्रियाओं का परिचय दिया जाता है।
ताकि प्लानिंग में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। सब दीदी एवं दादा को मेरा प्रणाम एवं जोहार। हम लोग मीटिंग उस दिन रखे हुए थे, दिन तय किए थे कि 15 तारीख को हम लोग मीटिंग बैठेंगे और अपने गांव के बारे में चर्चा करेंगे और मेरे गांव में कितना कितना संसाधन है, सब संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। रखे थे कि नहीं? तो उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। गांव में कितने चूल्हे हैं यहाँ पर? हम लोग का गांव में 125 चूल्हे हैं। गांव में तो 125 परिवार तो हैं, लेकिन सब परिवार तो एक जैसे हम लोग नहीं ना है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मध्यम में है, कोई लोग खाते भी नहीं है। आज कमाएंगे तो आज खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो भूखले भी रह जाते हैं। हम लोग चर्चा में रखेंगे, बैठेंगे, कैसे उसका परिवार का जीविका चले, कैसे उसको एक वक्त की रोटी मिले, और कैसे करके वो अपना छोटा छोटा बच्चा को संभाल पाए, क्या छोटा छोटा बच्चा को वो पाल पोस कर बड़ा कर पाए। आज मेरे गांव में क्या क्या संसाधन है आप बता सकते हैं? आप बताइए क्या क्या संसाधन है मेरे गांव में? नदी, नाला, तालाब, कुआं, झरना, जमीन जगह सब कुछ है। संसाधन में गांव में यहाँ पर पहाड़ है, खेत है, जंगल है, छोटा मोटा नदी भी है। दादा और दीदी, मेरे गांव में तो संसाधन है, लेकिन कौन कौन संसाधन का उपयोग करते हैं और किस तरह करते हैं, और कौन कौन साधन का उपयोग नहीं करते, तो दीदी आप बताइएगा। पानी तो है, पानी मैंने कुआं में है, लेकिन उपयोग नहीं कर पाते हैं। चापाकल भी नहीं है, कुआं भी नहीं, कुआं तो है, गंदा पानी है कुआं में। पोखर है, लेकिन पोखर में सालों भर पानी नहीं रहता है। इसी के चलते हम लोग एक ही खेती कर पाते हैं। परिचय बैठक में ये समझ पैदा करना जरूरी है कि जल, जंगल और जमीन के बेहतर संरक्षण व प्रबंधन से ही मनुष्य की खुशहाली संभव है। INRM परिचय बैठक में चर्चा के कुछ जरूरी बिंदु इस प्रकार हैं। 1. INRM प्लानिंग के उद्देश्य को बताना और प्लानिंग में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना। 2. संसाधनों और आजीविका में आने वाली समस्याओं को उजागर करना। 3. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुधार के बारे में लोगों को जागरूक करना। सामाजिक मानचित्रण, सोशल मैपिंग। सामाजिक मानचित्रण के जरिए गांव में बसे हुए लोगों की स्थिति को एक नक्शे में दर्शाया जाता है। गांव में कौन सी विभिन्न जातियां हैं, अति गरीब परिवार और एकल महिलाएं कहां बसे हैं, या फिर मूल सेवाएं किस तरह विभाजित हैं और कैसे उपयोग में आती हैं। सभी दीदी और दादा को मेरा जोहार। क्या इस गांव में अलग अलग समुदाय के हैं या एक ही समुदाय के लोग रहते हैं? अलग अलग समुदाय के लोग। अच्छा, तो सभी लोग क्या बराबर हैं? मतलब अमीर गरीब कुछ ऐसा है कि मतलब बराबर है सब लोग? अमीर गरीब है, सब लोग हैं ना, सब तरह के हैं। इसके लिए हम लोग को कैसे पता चलेगा आप लोग का घर कहाँ है, किस तरह का घर है, कहाँ आप लोग का चापाकल है? तो इसके लिए हमने मतलब प्लानिंग किए हैं, सोच रहे हैं कि आप लोग एक सामाजिक नक्शा आप लोग बनाएंगे। उस सामाजिक नक्शा में आपको क्या दिखाना है कि आपको मेन रोड से गांव किस तरह घुसा है और किस जगह आपका घर है, किस जगह कुआं है, किस जगह चापाकल है, किस जगह आंगनबाड़ी केंद्र है, और किस जगह जो आप लोग के समाज में मस्जिद होता है वो किस जगह पर है, और कौन चापाकल कैसा है, ख़राब है या ठीक है, उसको आप लोग को दर्शाना है उसमें। तो यहाँ पर हमारे गांव में बहुत लोग अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे तो नहीं हैं, ठीक है, और आँख से भी कमज़ोर कोई हैं। तो उसको देखने के लिए हम लोग सोशल में जो नक्शा बना रहे हैं सामाजिक मानचित्र में, वो घर को बनाएंगे, चापाकल कुआं कहाँ पर है उसको दिखाएंगे। तो छोटा छोटा बनाएंगे तो देखने नहीं लगेगा, मतलब नहीं दिखाई देगा। सामाजिक मानचित्रण में 4 मुख्य स्टेप्स हैं। 1. एक बड़ा नक्शा बनाने के लिए 4 चार्ट पेपरों को टेप से जोड़ लें। 2. सबसे पहले गांव की सड़क और सामुदायिक सुविधाएं जैसे स्कूल, हैंडपंप,
और सामुदायिक स्थल इत्यादि बनाएं। तीन, नक्शे में विभिन्न जातियों और टोलों को अलग अलग चिन्हों और रंगों से दर्शाएं। चार, अति गरीब और भूमिहीन परिवारों को जरूर दर्शाएं। देख सकते हैं ना, ये सामाजिक मानचित्र है। तो ये जो बना है क्या, ये सब क्या है? घर है, ठीक है। तो ये बताइए, ये जो पीला कलर देख रहे हैं, ये चीज क्या है? स्कूल है ना। तो ये बताइए, जो घर आप लोग बनाए हैं, जो क्या चीज का घर है, कैसा है? जो अलग देखते हैं, इसको अलग देख रहे हैं। मिट्टी का घर है। ये मिट्टी का घर है। आइए, पक्का घर है। सामाजिक मानचित्र में जो घर को दर्शाए है इस पर, तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन बहुत गरीब, अति गरीब है? तो भूमिहीन वाला कोई है? भूमिहीन वाला नहीं है। नहीं है। नीले वाला जो, ये वाला जो दिखाई दिए सिंबल जो दिए है नीला रंग का, मैंने ये हरा रंग का, नीला नहीं हरा रंग का। हाँ। ये वाला अपने से निजी चापाकल बनाए, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन बनने के लिए, घर के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। दीदी जो विधवा हैं, आपका दादा जो नहीं है, कितने हाथ उठाएंगे? जो हम लोग सामाजिक मानचित्र को बनाए हैं यहाँ पर, इसमें तो आपका घर भी है। दादा नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका घर बना हुआ है यहाँ पर। आप बता सकते हैं आपका घर कौन है? तो आप विधवा हैं। हाँ। तो विधवाओं को तो पैसे मिलता है, पेंशन मिलता है। हाँ, मिलते हैं। तो आपको मिलता है ना? हाँ। कहाँ से मिलता है? ललमटिया। बैंक से? हाँ। हर महीना मिलता है? हाँ, हर महीना। दिखाइए तो कौन सा आपका घर है? आप लोगों ने ये गांव का नक्शा बनाए है कि नहीं? और सभी लोगों से बारी बारी से पूछा गया, आप लोगों ने अपना घर को बताए। किसी का लाल है, किसी का दूसरे कलर में है। ये देख के कैसे लग रहा है आप लोगों को? नहीं, क्यों? सभी का एक समान नहीं, एक समान रहना चाहिए, वो वैसा नहीं है। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? समान की क्या करना चाहते हैं? समान करना चाहते हैं। सामाजिक मानचित्रण के जरिए गांववासी आवश्यक सेवाओं और सामुदायिक ढांचे की जरूरत को आंकते हैं और उनके सुधार के बारे में आपस में चर्चा करते हैं। सामाजिक मानचित्रण के समय चर्चा में कुछ खास बिंदु जरूरी हैं। एक, टोले में किस किस प्रकार के कितने परिवार हैं, जैसे दलित, आदिवासी, भूमिहीन आदि। दो, कौन से परिवार सबसे अधिक कमजोर या फिर अति गरीब हैं और क्यों। तीन, गांव में पीने के पानी के क्या साधन हैं, क्या ये पर्याप्त है। चार, स्कूल, सड़क, सामुदायिक स्थल और आंगनबाड़ी इत्यादि की स्थिति कैसी है। 5, क्या लोगों के घर में अपने निजी शौचालय हैं। 6, ऐसी कौन सी सामुदायिक सुविधाएं हैं जो सबसे पहले बनाई जाएं या सुधारी जाएं। संसाधन मानचित्रण, रिसोर्स मैपिंग। संसाधन मानचित्रण से गांव के प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल और जमीन को एक नक्शे में उतारा जाता है। वह संसाधन जिन पर लोगों की आजीविका निर्भर होती है। संसाधन मानचित्रण में गांव के सभी तरह के परिवार शामिल होते हैं।
इस प्रक्रिया में संसाधनों के इस्तेमाल और स्वामित्व पर चर्चा होती है। साथ ही ऐसे संसाधनों और जमीनों की पहचान की जाती है जिनमें सुधार करने से भूमिहीन और कमजोर परिवारों की आजीविका में उन्नति हो। सब दीदी और दादा को मेरा प्रणाम एवं जोहार। आज हम लोग संसाधन का मानचित्र बनाएंगे। संसाधन का मानचित्र बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग का जमीन है, कौन वाला जमीन में पहाड़ है, कौन वाला जमीन में ऊपर की जमीन है, कौन वाला मध्यम की जमीन है, कौन वाला नीच जमीन है, और कहाँ कहाँ पर पोखर है और कहाँ ढालू है, कहाँ ढालू कम है। इसको देखने के लिए, पहचानने के लिए संसाधन का मानचित्र बनाएंगे कि किस किस जमीन में हम लोग क्या चीज बनाएंगे तो अच्छा होगा और किस किस जमीन को चयनित करेंगे, और हम लोग का जमीन का पहचान भी हो जाएगा। ये वाला जमीन हम लोग का पड़ती है, ये वाला जमीन हम लोग का पहाड़ के किनारे में है जो कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही रहते हैं सालों भर। और ये वाला जमीन में हम लोग का बहुत जमीन है जो कम उपज होते हैं, बाद में जो पानी की कमी से वो धान भी नहीं हो पाते हैं। फिर निचले वाला जमीन को देखेंगे। संसाधन मानचित्रण में 3 मुख्य स्टेप्स हैं। 1. सबसे पहले रेवेन्यू मैप पर गांव की ढलान और बारिश के पानी का बहाव और दिशा दर्शाएं। 2. विभिन्न संसाधनों को अलग अलग रंगों से दर्शाएं। 3. नक्शा बन जाने के बाद संसाधनों के स्वामित्व पर चर्चा करें और ऐसे पैच यानी भूखंड चुनें जहां अधिकतर कमजोर परिवारों की जमीनें हैं। दीदी दादा, तो पड़ती जमीन को किस कलर से कलर करेंगे? केसरिया कलर को चुन करके रंगिए, पड़ती जमीन को रंगिए। छोटा वाला जमीन को हम लोग किस कलर से कलर करेंगे दीदी? भूरा कलर। और दादा, अलग अलग भूमि है तो भूमि का प्रकार में क्या समस्या है? दादा क्या समस्या बताइए तो जरा। जो जमीन में समस्या है दी, जैसे केसरिया रंग से जो दिखाए हैं वो सबसे ऊंचा जमीन है जो पहाड़ किनारे पड़ता है। पहाड़ किनारे पड़ता है तो घास तक अच्छा से नहीं उगता है, तो माल मवेशी चरने से थोड़ा दिक्कत होता है। जो भूरा कलर का जो दिखाया है, जो उसके नीचे है थोड़ा थोड़ा वो यानी गोडा टाइप का है, उसमें सिर्फ अरहर और कुल्थी के अलावा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए भूरा कलर से वो दिखाए हैं। तो उससे जो तोता कलर का दिखाए हैं तो बाड़ी टाइप है, वो बाड़ी ज़मीन पड़ता है, जो उसमें पानी उतना नहीं ठहरता है, उसमें किसी मकई लगाता है, और खेत के बाड़ी टाइप के बगल में जो थोड़ा ऊंचा है उसमें हल्का धान उसमें लगाता है। पानी उसमें कम, उसमें ठहरा होता है। गहरा कलर का है सबसे नीचे वाला ज़मीन, जो वहाँ पर पानी जमा होता है, अच्छा से पानी ठहरता है तो धान भी अच्छा उपज होता है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग रंग से वो दिखाए हैं ताकि ज़मीन को सबको हम लोग पहचान सके। ये ऊंचा ज़मीन है, ये उससे नीचे ज़मीन है, सो मध्यम ज़मीन है और नीचे ज़मीन है। सब दीदी दादा को समझ में आ जाता है कि हमने यहाँ जमीन को ऐसे बंटवारा किए है, तो यही समस्या के कारण मैंने अलग अलग कलर से बांटे है ना। तब दीदी जो गरीब दीदी जहाँ कम उपज होता है तो वो वाला जमीन किस किस जगह है? जगह तो सब पर मिला हुआ है, जगह अलग अलग में है। जो दीदी के पास से मैंने सबसे कम जमीन है, जिसका जमीन उधर में ही है, मैंने खेती भी नहीं हो पा रहा है ठीक से, पानी भी नहीं रुक रहा है, तो उसी में सब है जमीन मिला हुआ ना। संसाधन मानचित्रण में उस भूखंड का चुनाव करना जरूरी है जहां भूमि आधारित कार्य करने से कमजोर परिवारों की आजीविका को अधिकतर लाभ होगा। तब दीदी क्या बारिश जो पड़ती है उतना जोर से बह के आते हैं, तो क्या आप लोग का खेत का स्थिति जो उर्वरक शक्ति
में क्या बदलाव हो जाता है? बांग हुई कोना ते दाई करना बुरको गोलगदा तो जुकरा ओना गिट्टी लसा जुकरा ओना मोजे सब तो लतर में तो दीदी का कहना है कि मैंने जोर से जो बारिश पड़ते हैं तो बारिश से पानी जो बह के आते हैं उसके साथ मिट्टी कट कट के आते हैं और खेत में चले जाते हैं बह करके, तो वो जो उर्वरक अच्छा वाला मिट्टी है वो नीचे चला जाता है, क्या बालू वाला मिट्टी ऊपर हो जाता है, जो उसमें उपज नहीं होगा। अच्छा वाला मिट्टी तो वो तो दब जाते हैं, दीदी का कहना है। दीदी क्या सही बताते हैं? तब अभी चलो हम लोग चलकर वहाँ पर देखते हैं वो जमीन काम करने के लायक है कि नहीं है, देख के आएंगे हम लोग। संसाधन मानचित्रण के समय चर्चा के बिंदु। 1. आपके गांव या टोले में क्या क्या प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और उनका उपयोग कैसा है? 2. हर एक संसाधन में क्या कमी है या फिर किस तरह सुधार किया जा सकता है? 3. गांव की जमीन किस किस प्रकार की है और उनमें क्या क्या उपज होती है? 4. क्या गांव में बारिश का पानी संचय किया जाता है और कैसे? 5. गांव में कमजोर और भूमिहीन परिवार कितने हैं? 6. कमजोर परिवारों की जमीनें किस भूखंड यानी पैच में हैं? क्षेत्र भ्रमण, ट्रांसेक्ट वॉक। ट्रांसेक्ट वॉक यानी क्षेत्र भ्रमण संसाधन मानचित्र बनाने के बाद किया जाता है। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों की समस्याओं को समझना और सुधार के लिए विकल्प उत्पन्न करना। INRM प्लानिंग में ट्रांसेक्ट वॉक या क्षेत्र भ्रमण गांव के उस पैच में किया जाता है जहां अधिकतर कमजोर परिवारों की जमीनें होती हैं। दीदी बताइए, ये हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो अगर डैम देख रहे हैं तो ये पानी मतलब ये पहाड़ किस एरिया से कितना एरिया से पानी आ रहा है यहाँ? ये पानी जो है यहाँ एक नाला है और वहाँ एक नाला है। अच्छा, तो जगह बहुत बड़ा जगह से ही यहाँ इस नाला में आकर के सब मिल करके इस नाला में बह जाता है। नाला में बह के चला जाता है बिहार। लेकिन पानी नहीं रोक पाते क्योंकि यहाँ तो अड्डा भी नहीं है, मेड़बंदी भी नहीं किए हैं, कुछ नहीं है पानी रुकने के लिए, तो पानी कैसे रुके? ट्रांसेक्ट वॉक में 3 मुख्य स्टेप्स हैं। 1. भ्रमण के दौरान उन परिवारों को साथ रखें जिनकी भूमि चुने गए पैच में आती है। 2. संसाधन मानचित्र को साथ रखें और चर्चा में उपयोग करें। 3. ये बहुत जरूरी है कि ट्रांसेक्ट वॉक के समय गांव वासियों से संसाधनों की समस्या एवं सुधार के बारे में चर्चा की जाए। अच्छा, आपका जो जमीन आप बता रहे हैं यहाँ पर, तो आपका किस जगह पे आपका नक्शा दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या खेती हो सकती है? इसके नीचे में क्या क्या खेती हो सकती है? खेती हो सकती है, धान हो सकती है, रबी का फसल हो सकती है, आप सब्जी लगा सकते हैं तो सब्जी हो सकती है, जो कोई भी फसल हम भी लगा सकते हैं, मतलब पानी रहने के बाद कोई भी फसल लगा सकते हैं। ये पहाड़ जो है पानी जब आती है इधर से, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? उतना उबड़ खबड़ हो गया है ना कि पूरा पानी आता है इधर से? हाँ, पूरा आता है, पहाड़ का पानी पूरा आ जाता है। अच्छा। तो उसके रुकाव के लिए हम लोग मेड़बंदी लगाएंगे, फिर वृक्ष भी लगाएंगे, मिट्टी की कटाव के लिए वृक्ष लगाएंगे। अच्छा। दादा, ये सब खेत में तो क्या क्या होता है? खेत में
ये सब खेत में दी जितना भी यहाँ पे देखते हैं नीचा में धान के अलावा कुछ होता नहीं, सिर्फ धान होता है। धान काटने के बाद ऐसे ही पड़ती रह जाता है। तो मैंने खाली धान क्यों होता है? खाली धान इसलिए लगाते हैं जितना भी नीचे में देखते हैं ना पानी जमा रहता है, यानी पानी कभी भी सूखता नहीं, इसीलिए धान के अलावा कुछ लगा नहीं पाते। तो इसके लिए दादा जो आपका खेत में जैसे 40 दीदी लोग का खेत बताए, हाँ तो 40 दीदी दादा लोगों का खेत में ऐसे पानी ही भरा रहते हैं सब दिन एनी टाइम। तो अगर उस खेत को सूखने के लिए हम उपाय करेंगे, मैंने एक खेत में यहाँ एगो गड्ढा, उस खेत में वहाँ एगो गड्ढा, उस खेत में वहाँ एगो गड्ढा, तो गड्ढा में नाला करके ले जाएंगे पानी, तो गड्ढा में जमा हो गया, गड्ढा में सब पानी सूख लिया, जमा हो गया, तो आपका खेत तो सूख गया ना। आपका खेत सूख गया, आपका हाल जोतने लायक हो गया। तो इसके बाद आप बाद में रबी का जैसे गेहूं खेती लगा सकते हैं। दादा तो कितने लोगों का ये खेत है? मैंने ये झरना वाला खेत 40। तो ये सब झरना वाला खेत है। झरना वाला खेत में हम लोग बातचीत किए कि मैंने अगर जगह जगह में सबका खेत में अलग अलग दीदी दादा लोगों का खेत में अलग अलग गड्ढा बनाते हैं, तो गड्ढा का पानी खेत का में पानी जो झरना हुआ रहता है, तो उसको पानी अगर नाली बना करके गड्ढा में हम लोग जमा करते हैं तो हम लोगों का खेत सूख जाता है। खेत सूखने के बाद दादा सब हल जोतेंगे, हल जोतने के बाद गेहूं भी लगा सकते हैं। गेहूं लगाने के बाद जो गड्ढा में पानी जमा किए हैं उसी पानी से उसी खेत का गेहूं को पटवन करेंगे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान चर्चा में कुछ खास बिंदु जरूरी हैं। 1. गांव में कितने प्रकार के संसाधन और जमीनें उपलब्ध हैं और उनका मौजूदा हालात में क्या उपयोग है। 2. भ्रमण के लिए चुने गए भूखंड में खेतों का स्वामित्व किन किन परिवारों का है। 3. कितने प्रकार की फसलें उस भूखंड में उगाई जाती हैं। 4. बारिश का पानी किस दिशा में बहता है और उसे कैसे संचय किया जाना चाहिए। 5. क्या करने से अधिक छोटे किसानों का फायदा होगा। 6. किन परियोजनाओं के लागू होने से गांव की जीविका पर अत्यंत प्रभाव पड़ेगा। घरेलू सर्वेक्षण, हाउस होल्ड सर्वे। घरेलू सर्वेक्षण खासकर उन परिवारों के लिए किया जाता है जो या तो अति गरीब होते हैं या फिर INRM प्लानिंग से वंचित रह जाते हैं। घरेलू सर्वेक्षण में 3 मुख्य स्टेप्स हैं। 1. उन अति गरीब परिवारों के घर जाएं जो छूट गए हैं या जिनके बारे में और अधिक जानकारी की जरूरत है। 2. परिवार के सदस्यों से सर्वेक्षण की आज्ञा लें। 3. सभी आजीविका के विकल्पों को लिखें और फिर सदस्य के अनुसार उनमें प्राथमिकता तय करें। घरेलू सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवारों की आय वृद्धि के लिए विकल्पों की पहचान करना। दीदी घर में है क्या? अच्छा, ये आपका घर है क्या? हाँ, ये घर में बहुत दिक्कत है एकदम, बच्चा बुतरू सब कुछ में, खाना पीना में, घर द्वार में, सुतना बैठना में। अच्छा। ये बच्चा बुतरू के कपड़ा लत्ता नहीं खुलता है, कथी से कुलाएंगे, कथी से की करेंगे। अच्छा अच्छा, बहुत मुश्किल, बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ। उतना अति पानी में रहेंगे, पानी में दूसरा का पेड़ा में सोते हैं। अच्छा दी, आपके पास कुछ जमीन है कि नहीं है? थोड़ा बहुत है जमीन, तो सब सट्ठा भरना बैठा दिए तो खाते हैं। एकरे बाबू बेरी में सब सट्ठा, माल जाल कुछ नहीं है। माल जाल कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। बकरी सब नहीं है? कुछ नहीं। तो आप जमीन कितना ज्यादा कितना है आप लोग का जमीन? कितना है? 5-6 बीघा। मतलब ऊपरी जमीन है या निचली जमीन है, कैसा है जमीन? थोड़े बहुत नीचे है, थोड़े बहुत ऊपर है। तो एक भी खेत में आप लोग काम नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। अच्छा, उस जगह पर आप कुछ छोटा मोटा क्या हप्पा चौभा या पोखर सब बनवाए हैं कि नहीं है? आपका जमीन में है? नहीं है। नहीं है। नहीं है, सब सट्ठा दे दिए तो कौन पोखर? तो पहले से आप लोग अगर बनाए होंगे तो लगता है उस जगह है। नहीं, वो भी नहीं है। नहीं है, सब सट्ठा है।
मतलब आपका ऐसा जगह इधर प्लॉट नहीं है पीछे तरफ में कोई बगीचा लगाने लायक? रहता बाड़ी है। बाड़ी है? बाड़ी है। और सट्ठा में तो वो नहीं है? वो नहीं है सट्ठा। तो उसमें क्या कुछ बगान से आम या लीची या कुछ ऐसा अमरूद सब से भी पैसा लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना। कितना बड़ा प्लॉट होगा? कितना बीघा का होगा? होगा 2 बीघा। 2 बीघा से ना। अच्छा, तो क्या वो लगाने से आप मिट्टी अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा। रहेगा ना, क्योंकि उससे पहले से अमरूद आएगा, फल आएगा, आम के सीजन आम आएगा। कुछ तो नहीं लगाते हैं? सब्जी उब्जी लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, खाली लाहिर है। लाहिर है ना। तो अच्छा, आप मीटिंग में आप लोग बैठिए आप लोग मीटिंग की बात कीजिए अपनी समस्या को लेके, ठीक है? चलते हैं। धन्यवाद। घरेलू सर्वेक्षण के समय कुछ खास बिंदुओं पर विमर्श जरूरी है। परिवार में आजीविका के मुख्य साधन क्या हैं? अगर परिवार के पास कुछ जमीन है तो उसमें क्या उपज होती है और खेती संबंधित क्या विकल्प हो सकते हैं? खेती के अलावा आजीविका के और क्या अवसर प्राप्त हैं? क्या परिवार वन आधारित किसी कार्य में शामिल है या रुचि रखता है? आजीविका के सभी विकल्पों में से परिवार किसको ज्यादा प्राथमिकता देता है और क्यों? गांव स्तरीय बैठक में कार्य प्राथमिकता और योजना समेकन। कार्य प्राथमिकता और योजना समेकन INRM प्लानिंग का अंतिम चरण है। इस चरण में सभी प्रक्रियाओं एवं इकट्ठा की हुई जानकारी की बुनियाद पर एक गांव स्तरीय प्लान बनाया जाता है। कार्य प्राथमिकता और योजना समेकन में 5 मुख्य स्टेप्स हैं। 1. INRM प्लानिंग में तैयार हुई सभी योजनाओं की एक सूची बनाएं, जो आजीविका सुधारने के लिए लागू की जा सकती हैं। 2. सभी योजनाओं पर चर्चा करें। गांव की मुख्य प्लानिंग टीम के साथ एक प्लान तैयार करें। 3. फिर इस सूची को विभिन्न श्रेणियों में बांटें, जैसे सामुदायिक सुविधाएं, व्यक्तिगत प्लान, ग्राम स्तरीय INRM परियोजनाएं इत्यादि। 4. प्राथमिकता के आधार पर पहले किए जाने वाले कार्यों को छांटें। 5. सर्वसहमति से प्लान फाइनल करें। और दादा हम लोग 3 दिन में जो बातचीत किए, इसमें हम लोग सबसे पहले संसाधन मानचित्र बनाए। इस संसाधन के बारे में जानकारी लिए। संसाधन के बारे में जानकारी लेने के बाद जीविका के बारे में जानकारी लिए। तब संसाधन क्या बोलते हैं, सामाजिक मानचित्र बनाए। सामाजिक मानचित्र बनाने के बाद हम लोग अत्यधिक गरीब परिवार को चुने। उसके घर में जाकर उसका दीदी का घर देखे, दीदी के बारे में पूछताछ किए। इसके बाद हम लोग संसाधन मानचित्र बनाए। संसाधन मानचित्र बनाने के बाद हम लोग जमीन को कोटी में बांधे, बांटे कोटी में बांधने के बाद बांटने के बाद हम लोग उसको रंगने से हम लोग को पहचान में आ गया कि किस जमीन किस तरह है, किस जमीन में किस चीज़ को करने से सबसे अच्छा होगा। इसलिए इसके बाद हम लोग चले गए क्षेत्र भ्रमण करने। हम लोग क्षेत्र भ्रमण करके वापस आए, जमीन को भी देखे और निर्णय भी किए क्या क्या करना है, हम लोग उस जमीन में क्या बनाएंगे, क्या करेंगे। तो सब 3 दिन में जो बातचीत किए उसमें सबसे निकल करके आया है हम लोग ये चीज़ करेंगे। तो इसके लिए दादा हम लोगों को बताएंगे।
6 परिवार आप लोगों में से कौन कौन दीदी लोग हैं? आप 6 परिवार बताइएगा, हाथ उठाइएगा। हाथ उठाइए। अच्छा ठीक, 6 परिवार हैं। इसके बाद गाय शेड आप लोग का 50 परिवार हैं, ठीक है। नीचा कुआं जो आप प्लान किए हैं, नीचा कुआं में 3 परिवार हैं। तो 3 परिवार में कौन कौन है? 3 परिवार आपको याद है? 3, अच्छा 3 परिवार हैं, ठीक है। पोखर में 100 बाय 100 जो लंबा है उसमें 2 परिवार हैं। 2 परिवार, अच्छा 2 परिवार, ठीक। 50 बाय 50 10 है, 30 बाय 30 11 है। इसके बाद स्टेगार्ड ट्रेंच है 12। आम बागवानी 30-40 जो मॉडल है आपका वो है 42। या दीदी आप दादा बताइए, ये इतने सारे आप लोग ग्राम स्तर में प्लान जो किए हैं, इससे से सबसे पहले कौन काम होना चाहिए? किस काम को आप लोग करना चाहते हैं? पोखर का काम। आप पहला पोखर क्यों करना चाहते हैं? पहले बोले पहला नंबर पोखर क्यों करना चाहते हैं? इसलिए पोखर का काम करना चाहते हैं हम। पोखर खोदने से पानी जमा कर उससे खेती करेंगे और उपज बढ़ेगा, खाने के लिए हो जाएगा हम लोग का। हाँ दादा, आप बकरी शेड क्यों करना चाहते हैं? हाँ, दूसरा नंबर पर इसलिए बकरी सेट करना हम लोग प्लानिंग किए कि परिवार में अति गरीब परिवार के हैं वो लोग, ज़मीन कम होने के वजह से उसका बकरी सेट बनाने के लिए छोटा जगह की आवश्यकता है और उसमें वो बकरी पाल करके वो बड़ा करके वो अपना बेच करके उससे आय प्राप्त कर सकते हैं और वो उसी आय से उसका जीवन यापन कर सकते हैं। दीदी आप दादा, हम लोगों ने जो 3 दिन आप लोग ग्राम स्तर प्लान किए हैं, घर है, बकरी शेड है, इसके बाद गाय शेड तीसरा नंबर में, चौथा में जमीन समतलीकरण, इसके बाद 5वां में है नीचा कुआं, 6वां में आम बागवानी, इसके बाद 7वां में है ट्रेन चौरन। तो उसमें से आपका बहुत सारे प्लान आए हैं। उसमें से आपका प्लान में शामिल कुल परिवार आपका 67 है। इस बार कुल व्यक्तिगत परिसंपत्तियां आपका 125 और उस पर कुल मानव दिवस आपका आता है 20,713 और कुल श्रम बजट उसमें आता है 68,71,487। योजना समेकन बैठक में चर्चा के कुछ खास बिंदु जरूरी हैं। 1. प्लानिंग में सामने आए सभी चयनित कार्यों में से कौन सा कार्य गांव की आजीविका के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? 2. चयनित कार्यों में से कौन सा कार्य सर्वप्रथम किया जाना चाहिए? 3. किस कार्य के करने से अति गरीब परिवारों का अत्यंत लाभ होगा? 4. क्या चयनित कार्यों के अलावा ऐसा कोई कार्य है जिस पर चर्चा करनी जरूरी है? दीदी, तो जो प्लानिंग की हम लोग, प्लानिंग करने के बाद हम लोग ग्राम स्तरीय बैठक बुलाएंगे, ग्राम सभा करेंगे। इसमें हम लोग का रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और मुखिया रहेंगे। इसके बाद वो ग्राम सभा करके उस ग्राम सभा को मुखिया के पास पारित करवाएंगे। पारित करने के बाद वो जो ग्राम सभा में पारित हो उसको वो प्रखंड जाएंगे, प्रखंड से जिला जाएंगे, फिर वापस गाँव आएंगे। गाँव आने के बाद हम लोगों को पता चलेगा, हम लोगों को बताया जाएगा कि आपका गांव में इतना इतना योजना इन साल सेंक्शन हुआ है, इन साल ये योजना में काम होगा। दीदी, हम लोग को जो दादा सब हैं, दीदी सब हैं, सब लोग 3 दिन जो प्रोग्राम किए, एक साथ एकजुट होकर के मिलजुल करके सबको सहयोग करके, वो उसका सहयोग भी हम लोग के साथ रहा, आप लोग का सहयोग भी मेरे साथ और मेरा सहयोग भी आप लोगों के साथ रहा। तो इसके लिए मैं सबों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम है शांति मुर्मू, ग्राम हेटबंधा, पंचायत लातरेटू, प्रखंड बुआरीजो, जिला गोड्डा। मेरा नाम है काश्मीर बिसरा, गांव रोहिणी नारायणपुर, प्रखंड बुआरीजो, जिला गोड्डा का निवासी हूँ। महिला मंडल ग्रुप से जुड़े हुए हैं और ग्रुप की ही एक सदस्य हैं। ये मैंने प्रधान के द्वारा ट्रेनिंग लिया था और हम लोग का ट्रेनिंग गोड्डा में होती थी। उस ट्रेनिंग में मैंने ये सब सीखा है। जब हम प्रधान संस्था से जुड़े, दादा लोगों के साथ ट्रेनिंग करते करते घूमते घूमते हम लोग
मेरे हम में थोड़ा जागरूकता ज़्यादा आई। मेरा काम है कि लोगों को जाके समाज में जाके लोगों को जागरूक करना। काम करने में मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि और महिला के साथ अगर आज ऐसे दिक्कतें आ रही है, ऐसे तकलीफ आ रही है, उसी दिक्कत और तकलीफ अगर मुझ पे हो जाए तो मुझे कितना दर्द होता वो हम महसूस करते।